रहमान को मैं बहुत अरसे से जानता था। उसके इनकाउंटर से काफ़ी अरसे पहले मेरी मुलाकातें भी उससे हुई हैं। जो धुरंधर फिल्म बनी है उसमें बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे करैक्टर जो है ना उन्होंने फेक उसमें रखे हैं। उनका कोई वजूद रहमान की रियल लाइफ से नहीं था। ये आप देख सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लियारी गैंग वॉर का वापसी हो रहा है या होना बनता है? तो जब रहमान नहीं रहा तो उनको एक लीडर चाहिए था और वो लीडर इन्हीं में से कोई बनना था। अब किसी का भी नाम लिया जाता था तो वो दूसरे जो दो लोग होते थे वो उसकी मुखालफत करते थे कि भाई मैं इसके अंडर काम नहीं करूंगा। चौधरी असलम की जहां तक बात की, देखें चौधरी असलम वो एक दिलेर आदमी था, दिलेर पुलिस अफसर था और हमने उसके साथ बहुत काम किया है, क्योंकि हर पुलिस का जवान जो है वो लियारी के अंदर नहीं जा सकता। कमिंग बैक टू खनानी ब्रदर्स, कौन थे ये दोनों भाई, क्या कर रहे थे? तो ये एक बिग शॉट्स हुआ करते थे, कुछ पैसे मारा गया दाऊद इब्राहिम कि दाऊद इब्राहिम मर गया, दाऊद इब्राहिम को गैंगरीन हो गया। वो बार बार तमाम मीडिया वालों से पूछते हैं फोन कर करके वहाँ से, हाँ। कि दाऊद साहब जो है जिंदा हैं नहीं है। अभी तो बिश्नोई को दाऊद इब्राहिम के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बाप भी नहीं ला सकता। जितनी इन्वेस्टमेंट है अगर दाऊद भाई निकलवा लें ऐसी बैठ जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से ही बुरा हाल हो जाएगा उसकी। जो टके का आर्टिस्ट नहीं है, करोड़ों रुपए कौन दे रहा है उसको? बड़ी गैंग अभी कौन सी ऑपरेट कर रही है? वो आपके लिए रेलिवेंट सवाल है ये, क्यों? आपके पॉडकास्ट के लिए। एक नैरेटिव जो चेंज हुआ है धुरंधर के बाद, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए पाकिस्तान की माफिया में, गैंग्स में। और एक अजीब सा एक कंपैरिजन आ रहा है रहमान डकैत और दाऊद इब्राहिम का। आपको क्या लगता है इस कंपैरिजन के बारे में? क्या इन दोनों का कोई कंपैरिजन है कराची को लेके? देखिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो आपने मुझे कहा कि क्राइम के स्टोरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा, वो क्राइम की स्टोरीज़ जो है ना वो शुरू से जो है ना टॉप स्टोरीज़ में रही हैं। आप यूट्यूब सर्च पे चले जाएं या किसी भी चले जाएं, लोग गैंगस्टर अगर बनना पसंद नहीं करते ना, लेकिन गैंगस्टर की जो लाइफ होती है वो अट्रैक्ट करती है उनको, वो उनको पसंद करते हैं, वो ऐसी लाइफ देखना चाहते हैं। जहाँ तक दाऊद इब्राहिम का और रहमान का और जो इंडिया की फिल्म है उसका ताल्लुक है, तो देखिए दाऊद इब्राहिम जो है ना वो उसका लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे आता है। लेकिन जो धुरंधर फिल्म बनी है, मेरी एक पर्सनल अपनी जो रिसर्च है और जो मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे करैक्टर जो है ना उन्होंने फेक उसमें रखे हैं। उनका कोई वजूद रहमान की रियल लाइफ से नहीं था। रहमान को मैं बहुत अरसे से जानता था। उसके इनकाउंटर से काफ़ी अरसे पहले मेरी मुलाकातें भी उससे हुई हैं और कई मरतबा मतलब कुछ ही खबर की तस्दीक के लिए मैंने उससे पूछा कि इस पे आपका नाम आ रहा है, इस मुकदमे में, इस FIR में नॉमिनेट है हम। तो उससे मेरी काफ़ी मुलाकातें रही, लेकिन उसके अतराफ़ के काफ़ी लोगों को जानता था। उसके बाद जिन्होंने टेक ओवर किया उनको भी मैं जानता था। तो मैं नहीं समझता कि दाऊद इब्राहिम और रहमान डकैत या रहमान बलोच या उर्फ खान भाई, उनका कोई आप मवाजना कर सकते हैं या उनको आप एक दूसरे से मिला सकते हैं। उनकी आपस में कोई टसल थी जब वो कराची में थे, जब रहमान अपने पीक पे था और जब दाऊद भाई भी अपने पीक पे थे उस टाइम पे कराची में तो उनकी आपस में कोई थी और दोनों का पीक अलग अलग होगा, आई एम श्योर। देखिए दाऊद भाई जो हैं वो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक रहमान का ताल्लुक है, एक शख्स के बारे में बताया जाता है, टाइगर मेमन जिसका नाम है, कि उससे कुछ रहमान की अनबन हुई थी और फिर बाद में उसको ज़ख्मी हुआ, फिर मर्डर हुआ। तो उसके बाद से दाऊद इब्राहिम और रहमान के बीच में जो है वो किसी हवाले से एक टसल हो गई और एक सर जंग की कैफियत तारी हो गई। लेकिन इसकी तस्दीक अब तक नहीं हो सकी क्योंकि ये काफ़ी हिडन चीज़ें थी। ये कराची में PIDC के पास इसको गोली लगी थी, जिसके बताया जाता है कि रहमान के लोगों ने उसको हिट किया, टारगेट किया है, लेकिन दोनों तरफ से इसकी तस्दीक नहीं होती। जो लड़ाई का जो पर्पस था वो क्या था? देखिए कुछ लड़ाई इलाकों की वजह से होती है, कुछ लड़ाई होती है जमीनों की वजह से। जमीन कब्जे की। कराची में जो देखें, कराची में अगर आप देखें जितने मर्डर हुए हैं, इसमें ज़्यादातर मर्डर जो हैं वो या तो पानी पे हुए हैं, ये जो टैंकर माफिया है, या फिर लैंड माफिया। इन दो के बाद जो तीसरा नंबर सियासी और मजहबी जमातों का आता है। लेकिन मेरी अपनी जो रिपोर्टिंग फील्ड में मैंने जो देखा है, वो तमाम के तमाम जो कत्ल हुए हैं, किडनैपिंग हुई है, रैंसम हुए हैं, वो इन दो ज़मीनों के जो मामलात हैं वो कराची में जो है वो बहुत पीक हैं। एंड वो जो मैटर था वो भी जमीन को लेके ही था।
वो एक ज़मीन किसी ताजिर की है, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है। उनकी ज़मीन थी जिस पे दो पार्टियों का आपस में तनाज़ा था और एक पार्टी उस पे बैठी हुई थी और रहमान वाले जो ग्रुप है वो उसको खाली कराने गया था, जिस पे रहमान को कहा गया था कि तुम पीछे हट जाओ। इस पे अनबन हुई है और उस पर कोई फायरिंग हुई है और उस पर फिर वो टाइगर जो है उसको हिट किया गया। और ये किस टाइम की जो है वो हमारी बात हो गई, कौन सा साल होगा ये? साल तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, ये मुझे याद है कि नवंबर जो मंथ था वो नवंबर का था। मेरा ख्याल 15-16 की बात होगी। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था कुछ एक साल पहले की, उसमें आपने कहा था कि लियारी गैंग वॉर इज बैक। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लियारी गैंग वॉर का वापसी हो रहा है या होना बनता है? आपने देखा नहीं दोबारा से लियारी में जो है वही वाक़यात शुरू हो गए हैं। जितनी फ़ोन कॉल्स अगर आप किसी ताजिर को बिठाएं मेरी जगह, बिजनेसमैन को बिठाएं कराची के, तो वो आपको बताएगा कि रैनसम की कितनी कॉल्स जो हैं वो उसको रोज़ाना की बेसिस पे मौसूल हो रही हैं। SIU है सदर में, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, जो कि ख़ास जो स्पेशल वाक़यात होते हैं जैसे किडनैपिंग के वाक़यात हैं या रैनसम के केसेस हैं वो डील करता है। उनसे आप जाके पूछें कितने केसेस में इजाफा हो रहा है। दस्ती बम हमले रुक गए हैं, लेकिन ताजिरों को मतवातिर, मार्केटों को मतवातिर पर्चियाँ मिल रही हैं भत्ते की। तो इसके तमाम के अंदर जो है बताया जा रहा है कि लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले जो गैंग वॉर है, गैंगस्टर हैं, वो मुलव्विस हैं। गैंग वॉर इज़ बैक का मतलब ये है कि जितने केसेस, जितने रिपोर्ट हुए थे, जितने लोग गिरफ्तार हुए थे ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ लियारी गैंग वॉर अगेंस्ट, तो वो तमाम के तमाम जो है वो ज़मानतों पे बाहर आ गए और विद इन 2 और 3 मंथ जो है वो उज़ैर बलोच की भी ज़मानत हो रही है। तमाम जो मर्डर के केसेस थे, जो बड़े केसेस थे, उसमें वो बरी हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक कि जब उज़ैर बलोच वापस लियारी आएगा तो होगा क्या? उसका पहला स्टेप क्या होगा या एक्शंस क्या होंगे जो वो, आई एम श्योर कि वो बैठेगा तो नहीं? उज़ैर से मेरी अच्छी दोस्ती भी रही है और बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे उससे काफ़ी हद तक राब्ते भी रहे। मेरा अपना ख्याल है कि उज़ैर जो है वो सियासत में उसकी एंट्री होगी, ठीक है ना। पहले वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा और लियारी से वो कामयाब उसने होना है। दूसरा उसका जो स्टेप होगा, दूसरा जो उसका काम होगा, वो जितने जो गैंग वॉर के लोग जेलों में हैं या फ़रार हैं, मुल्क से बाहर हैं, उन लोगों को वो यकजा करना, एक जगह लाना और लियारी में उज़ैर ने अपना किला दोबारा से बनाना है, दोबारा से एंट्री देनी है, दोबारा से वही ताकत, वही मुजाहरा दिखाना है लियारी में। और लियारी को दोबारा एक मरतबा फिर वो जो एक लियारी की रौनकें होती थी पिछली ये गैंग वॉर की लड़ाई से पहले, वो दोबारा से वो उसमें कम बैक करेगा। क्या उज़ैर बलोच का पीक कैसा था लियारी में? देखिए, उज़ैर बलोच बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर था और असला चलाने, लड़ाई झगड़े से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। इसके वालिद का जो मर्डर हुआ था फैज़ू का, मामा फैज़ू का, फैज़ बलोच जी, मामा फैज़ू के नाम से वो मशहूर था। वो बेसिकली ट्रांसपोर्टर था। उस पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो रहमान की होती थी। अरशद पप्पू रहमान पहले एक ही थे। सही है। इनके जो पैसे होते थे वो इन्वेस्ट होते थे मामा फैज़ू के पास, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर था जिसकी बसें चलती थीं कराची से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से ईरान। ये इनके ट्रालर और बसें चलती थी। इन्वेस्टमेंट जो थी वो अरशद पप्पू की और रहमान की थी। जब पैसों के मामले में इनका आपस में झगड़ा होता है और उस झगड़े में अरशद पप्पू मामा फैज़ू का मर्डर कर देता है और मामा फैज़ू का जब मर्डर करता है तो अरशद जो है वो लियारी छोड़ के चला जाता है। अरशद पप्पू और उसके साथ जो एक ग्रुप था इनका, वो जो अरशद पप्पू से रिलेटेड था, वो रहमान से अलहदगी इख्तियार करता है और वो फिर अलहदगी करके दूसरी जगह पे चला जाता है और वक्तन फ़वक्तन लियारी में एंट्री करता है और फिर रहमान बलोच के जितने लोग होते हैं उनको टारगेट करता है। इसी तरह रहमान भी मुख्तलिफ इलाकों में जाता है जहाँ पे अरशद पप्पू के लोग हैं, उनको हिट करता है। जिस वक्त रहमान का इनकाउंटर होता है, रहमान के इनकाउंटर के बाद अब सवाल ये पैदा होता है, एक मसला ये क्रिएट होता है कि अब गैंग वॉर की कमान जो है वो कौन लेगा, लीडर कौन बनेगा? लीडर कौन बनेगा, लियारी का। लीडर ऑफ गैंग कौन होगा, लियारी का कौन होगा। तो उज़ैर, क्योंकि इसके ऊपर कोई केसेस नहीं थे किसी भी हवाले से, इसने घूमने फिरने का शौक था उज़ैर बलोच को, मुल्क से कभी दुबई, कभी कहीं, कपड़े पहनना, हैवी बाइक चलाना, गाड़ियाँ चलाना, ये इसको शौक थे। तो इसको बुलाया जाता है और इसको कहा जाता है कि रहमान के बाद अगर आपने ये कमान नहीं ली तो गैंग वॉर आपस में, जो रहमान का ग्रुप है स्पेशली, वो आपस में फाइट करेगा और जो रह से ही लड़के हैं वो भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर ये कमान जो है वो उज़ैर बलोच को दी गई और उसके बाद फिर उज़ैर बलोच ने जो ये ऑपरेट करना शुरू किया। रहमान बलोच के
इनकाउंटर के बाद उनकी आपस में गैंग में क्या मसले स्टार्ट हो गए थे उनके, जब आप कह रहे हैं ना कि आपस में वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं? अगर देखिए इसको मसला नहीं कहेंगे, ये मसला नहीं होता, बल्कि ये एक इशू होता है। इशू इस सेंस में हम इसको कहेंगे कि अब इस सीट पे कौन बैठे, अथॉरिटी नहीं होती अथॉरिटी किसके पास होगी। जो जितने ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ लियारी, आप अगर कभी गए हो तो लियारी के जो इलाके हैं मुख्तलिफ, वो हर इलाके का एक कमांडर बनाया हुआ है। जो अफशानी गली का है वो दूसरे इलाके में जाता ज़रूर है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसी तरह जो झटपट मार्केट है वहाँ पे, ठीक है, सिंगू लैन है, ठीक है, धोबी घाट है, ये वो इलाके हैं जिसके अलग अलग कमांडर होते थे। अब ये कमांडर जो है ये एक ही मरकज को फॉलो करते थे, एक ही लीडर को फॉलो करते थे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे चलते थे। तो जब रहमान नहीं रहा तो उनको एक लीडर चाहिए था, और वो लीडर इन्हीं में से कोई बनना था। अब किसी का भी नाम लिया जाता था तो वो दूसरे जो दो लोग होते थे वो उसकी मुखालफत करते थे कि भाई मैं इसके अंडर काम नहीं करूंगा। तो ये मसला हल करने के लिए उज़ैर बलोच को कहा गया कि अगर वो चाहता है कि उसके वालिद का बदला लिया जाए और अरशद पप्पू की दोबारा लियारी में एंट्री ना हो, क्योंकि अगर ये कमांड उज़ैर के पास नहीं जाती और ये सीट खाली रहती तो इस सीट पे कज़ाफ़ी और अरशद पप्पू ने बैठ जाना था। और फिर उज़ैर बलोच के आने के बाद हुआ क्या अरशद पप्पू और गद्दाफी का? अरशद पप्पू का उसके बाद मर्डर हुआ है लियारी में। उज़ैर बलोच ने काफ़ी अरसे वो चलाई। जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होम मिनिस्टर थे तो पूरा लियारी में उनका किंग थे और पूरा लियारी में अच्छी तरह चल रही थी। फिर उनको पता चलता है अरशद पप्पू के बारे में, उसको किडनैप करते हैं, लियारी लेकर आते हैं, फिर लियारी में उसका मर्डर होता है। वो सबके सामने स्टोरी है। क्या स्टोरी है? मुझे वो सुननी है। स्टोरी ये है कि अरशद पप्पू, कज़ाफ़ी और एक अरशद का भाई है, ये चार डिफेंस में एक फ्लैट पे जाते थे किसी लड़की के पास। वहाँ पे ये गाना सुनना, डांस वांस, ये नशे वगैरह करते थे। तो एक दिन वो लड़की आई लियारी मनशियात लेने। अब वो जब मनशियात लेने आई तो वहाँ पे जो लड़का था उससे उसकी कोई लड़ाई हुई है। उसने उसको कहा कि मेरे भी बड़े ताल्लुकात हैं लियारी में और मैं अरशद पप्पू की जानने वाली हूँ ये। उसको फिर इन्होंने कहा कि अब अरशद जब भी आए वहाँ पे तो वो उसको बुला, इसके अगेंस्ट वो उसको फ्री में सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं, जो भी मनशियात वो यूज़ करती थी, आइस थी या चर्च या जो भी चीज़ थी। तो ये इस बात को काफ़ी टाइम गुजर गया। 2, 4, 6 महीने के बाद पता चला कि उस फ्लैट पे अरशद पप्पू जो है वो आ गया या आने वाला है। तो इसके बाद ये तमाम के लोग तैयार हुए, इन्होंने अपनी पिकेट लगाई मोटरसाइकिलों पे। 2 SHOs भी इसमें इन्वॉल्व थे जो कि लियारी के थे, वो भी वहाँ पे गए। और जब वो अरशद वहाँ पे आया है उस फ्लैट पे तो ये तीनों लड़कों को, कज़ाफ़ी को, अरशद को और एक नाम मेरे जहन से निकल गया, इन तीनों को लेके जो है ये वहाँ पर लियारी आ गए। अब जब ये लियारी आते हैं तो वो मंजर बड़ा अजीब था। वो स्टोरी मैंने कवर की थी, जिसके बाद मुझे नोटिस भी हुआ था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से कि भाई आप वहाँ मौजूद थे, इस तरह की लाइव कवरेज आप दे रहे थे। तो बहरहाल वो एक दूसरी स्टोरी है। तो ये फिर उसको लेकर आए, फिर वहाँ पे बाकायदा ऐलान होता है कि जिसका भी कर्जा अरशद पप्पू के ऊपर है, जिसने इसके भाई को मारा अरशद पप्पू ने या बाप को मारा है, उसको कत्ल किया है किसी को, तो वो आके अपना बदला ले ले। तो वहाँ पे लियारी में एक पूरा जो हजूम है ना वो निकला है और उसने आके जो है वो जैसे धावा बोलना होता है वो धावा बोला है अरशद पप्पू पे और उसके साथियों पे और उसको बेइंतहा तरीके से मारा। और फिर वो एक अजीब दास्तान है कि किस तरह उसका मर्डर हुआ है। उसका सर काटा गया, उसके सर से फुटबॉल खेली गई, वो गधा गाड़ी पे पूरे अरशद पप्पू के गधा गाड़ी पे पूरे लियारी में उसको घुमाया गया। तो ये जिस पे नोटिस लिया गया था और लियारी ऑपरेशन शुरू हुआ था। बट इस बात से तो लग रहा है कि अरशद पप्पू बहुत ही ज़्यादा हेटेड पर्सनैलिटी था लियारी के अंदर। देखें, वो इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब गैंग वॉर स्टार्ट हुई, आपस में एक दूसरे के लड़कों को मारा गया तो एक नफ़रत बढ़ गई। अरशद पप्पू से जो ताल्लुक़ रखने वाली फैमिलीज थी या लोग थे वो लियारी छोड़ चुके थे। लियारी में इस वक्त राज था उज़ैर बलोच या रहमान बलोच से रिलेटेड गैंग्स का या उनके लड़कों का। तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग मौजूद थे जो अगेंस्ट थे अरशद पप्पू की एक्टिविटीज़ से, या अरशद पप्पू ने उनके मर्डर किए थे किसी रिलेटिव्स के या जो भी किया था। तो उन्होंने अपना बदला निकालने के लिए उसको इस बेदर्दी से मारा। और इसमें सिर्फ लोग ही शामिल नहीं थे, इसमें ख़वातीन भी शामिल थीं जो कि अरशद पप्पू से अपना बदला ले रही थी। देखिए, लियारी का एक डार्क साइड भी है, वो भी आपको देखना चाहिए, वो भी ऑन एयर करना चाहिए। वो डार्क साइड ये है कि लियारी से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ास तौर पे मैं बलोच कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उसको आप जॉब नहीं देते कहीं।
अगर आपके ऑफिस में कोई बलोच आ जाएगा ना तो आप उसको नाम से नहीं पुकारेंगे, आप उसको कहेंगे डाडा, काला, मनशियात फरोश हो तुम, डकैत तो नहीं हो तुम, रहमान डकैत के रिश्तेदार हो। ये वो सवाल हैं जो आप उससे करते हैं। उनकी आप लड़कियों को जॉब नहीं देते, जबकि पढ़ी लिखी लड़कियां। लियारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैं ये बात जो है पूरे दावे से कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से पहले नंबर पर लियारी है। लियारी के अंदर जितना स्पोर्ट्स खेला जाता है और टैलेंटेड लोग हैं वो पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उनको जगह नहीं देते। अब आप मुझे बताएं कि आप अपने घर रोटी रोज़गार के लिए क्या करेंगे जब आपके पास तालीम भी है, टैलेंट भी है और आपको जॉब नहीं मिल रही? आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होगा बताएं? जब आप घर आएंगे, आपकी बीवी है, माँ है, बाप है, आपको घर का किराया देना है, आपको यूटिलिटीज़ के बिल देने हैं, खाना पीना है, अपने खर्चे हैं, आपके पर्सनल हैं, वो कैसे पूरा करेंगे? गलत कामों से ही होंगे। मजबूरी है ना। वो कहते हैं ना कि आप जब आपके बच्चे भूखे हो ना तो आप किसी के बच्चे को रोटी खाता नहीं देख सकते, आप छीनेंगे उससे। हज़रत अली का भी एक कॉल है कि मौला ने कहा है कि भूखे से रोटी की हिफाजत नहीं करा सकते आप, चाहे उसका ईमान जितना भी कामिल हो। तो जो भूखा होगा ना, चाहे वो जितना भी ईमानदार हो, वो रोटी चुरा लेगा। और ये तारीख बताती है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं। ये गैंग्स और किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, लाइक इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है? कराची के भी मुख्तलिफ इलाके हैं। अगर आप MKM का दौर देखें तो उसमें भी इसी तरीके से हर इलाके में अलग एक लड़के का नाम होता था कि वो फ़लाँ इलाके का लड़का है, तो उसकी एक अलग चेन चलती थी, एक अलग गैंग चलती थी उसकी। यूनिट के लड़के, यूनिट कह लें, सेक्टर बेसिस कह लें आप। इसी तरह आप मजहबी जमातों को देख लें। अभी जिस जगह मजहबी जमातें बैठी हैं वहाँ अभी भी मजहबी जमातों के लोग मौजूद हैं और उनके लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप सियासी जमातें जहाँ देख लें वहाँ सियासी जमातों के लोग अब भी मौजूद हैं। इवन आप अपनी दरसगाहों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले जाएं तो आपको वहाँ पे भी गैंग मिलेगी। 90s का दौर अगर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि 90s में न्यू जनरेशन या स्टूडेंट कितने बड़े पैमाने पे उनका मर्डर हुआ है, उनको किडनैप करके बेदर्दी से कत्ल किया गया है। यही शहर कराची था जिसने नौजवान लड़कों की टांगें ड्रिल हुई भी देखी हैं। यही लोग थे जिन्होंने कोरंगी में लड़कों के चेहरे खाल उतरे हुए भी देखे हैं। आपने जली हुई लाशें भी इसी शहर में देखी हैं। तो ये सिर्फ रिएक्शन है गैंग्स का एक दूसरे पे। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने जलाया है वो जालिम था, अगर जलने वाले को मौका मिलता तो वो भी इसको जला सकता था। तो ये तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मेरे ख्याल 2 दर्जन से ज़ायद गैंग्स हैं जो कि चल रही हैं, जिसमें छोटी बड़ी दोनों शामिल हैं। बड़ी गैंग अभी कौन सी ऑपरेट कर रही है? देखिए, बड़ी गैंग जिसका बड़ा काम, वो उस वक्त की बड़ी गैंग, जैसे मीडिया फील्ड में कहते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा रिपोर्टर नहीं होता। आज के दिन जिसके पास बड़ी खबर है वो आज के दिन का बड़ा रिपोर्टर है। तो जिसके पास बड़ा काम है, खौफ ज़्यादातर उन लोगों का होता है जो रैंसम और किडनैपिंग करते हैं, उनका ज़्यादा खौफ होता है। पॉलिटिकल पार्टीज से लोग ज़रा कम डरते हैं क्योंकि वहाँ पे ताल्लुकात लग जाते हैं, वहाँ पे लोगों को फ़ोन करा दिया जाता है, खामोश करा दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक चीज़ थोड़ी नई कराची में हुई है कि आज कराची में जितने गैंग इस वक्त एक्टिव हैं वो तमाम के तमाम ऑपरेट जेल से हो रहे हैं, उनका लीडर कोई भी बाहर नहीं है। ये कैसे हो रहा है काम? जेल शुरू से जेल से चल रहा है। जैसे अगर आप लियारी की बात करें तो ज़ैर इस वक्त जेल में है, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ सियासी जमातों की बात करें, वो सियासी जमातों के जो मेन करता धरता लीडर्स हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं और वहीं से ऑपरेट हो रही है। कभी आप अपनी पॉडकास्ट करें जेल के बाहर जाके तो आपको शहर कराची का जितना क्रिमिनल लड़का या उनकी फैमिलीज़ हैं वो आपको जेल के बाहर मिलेंगे। रहमान बलोच का जो बेटा था सरवान बलोच, उसको लोगों ने जो है वो इसलिए कहा कि वो क्योंकि रहमान बलोच का बेटा था, वो भत्ताखोरी में और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, दैट्स वाई उसको सेलिब्रेट भी किया गया बहुत सारी जगहों पे, एंड देन उसको बहुत सारी जगहों पे जो है वो दुख से भी देखा गया। आपका क्या ख्याल है इस पर? देखिए, जो पुलिस का ऐसा कहना है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुख्तलिफ क्राइम एक्टिविटीज़ में थी, जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम था, जिसमें एक गैंग ऑपरेट करने का भी कहा गया, डकैतियों के भी इसमें कहा गया कि उसमें वो इन्वॉल्व रहा है, लेकिन अब तक कोई केस उस पर साबित नहीं हो सका था। लेकिन पुलिस का ऐसा कहना था क्योंकि वो ज़ाहिर बात है अपने वालिद का नाम हर आदमी कैश कराने की कोशिश करता है और यकीनन उसने भी की होगी, कोई एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होगा, क्योंकि लियारी में बेशतर लोग जो कि गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे छोटा या बड़ा, क्योंकि देखिए कोई भी गैंग चलाने के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको पैसे चाहिए होते हैं। सबसे पहले जो पैसे आपने जमा करने होते हैं वो जमा करने होते हैं जब आप खुद ज़ख्मी हो जाते हैं पुलिस मुकाबले में या वैसे, उसके इलाज के लिए आपको पैसे पहले रखने होते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है आपके पैसे रखने का, वो होता है कि जब आप पकड़े जाते हैं तो आपको अदालत, कोर्ट कचहरी, वकील, ये इस इलाज के लिए और डेली का जो आपका जेल का खर्चा होता है
उसके लिए आपको पैसे जमा करने पड़ते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको पहले रखनी पड़ती हैं, इसके लिए एक बड़ी हैंडसम अमाउंट इसके लिए आपको पहले से रखना पड़ता है। तो इसके मुतालिक भी यही था कि ये भी गैंग चला रहा था और ये चाह रहा था कि मैं अपने वालिद रहमान बलोच और डकैत और खान भाई की जगह लूँ, लेकिन वो नहीं ले सका। तो जो लोग उसके वालिद के दोस्त थे, कोई फैमिली टर्म्स थे, वो उसको अप्रिशिएट करते थे, उसको लाइक करते थे, वो चाहते थे कि वो अपने बाप की जगह ले, लेकिन वो नहीं ले सका। जब ये सारा टाइम चल रहा था बिफोर सरवान एंड बिफोर व्हेन रहमान वाज अलाइव, तब दो लोगों की एंट्री होती है कराची में। एक तो खानानी ब्रदर्स हैं, वो जब एंटर होते हैं तो वो किस मफाद के लिए एंटर होते हैं और उनका क्या पूरा आर्क होता है इस जगह को लेके, एंड दूसरा असलम चौधरी है। देखिए, जब आप कोई बिज़नेस करते हैं ना इवन कराची में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, जिसमें आपको बदमाशों को भी फेस करना पड़ता है, पुलिस को भी फेस करना पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको फेस करना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा बंदा हो जो इन तमाम चीज़ों को फेस करे। तो लोग जो उस ज़माने के बिजनेसमैन थे बड़े बड़े, वो छोटे मोटे बदमाशों से बचने के लिए वो रहमान का सहारा लेते थे। अगर कोई उनको तंग करता था तो रहमान से फ़ोन कराते थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। प्रोटेक्शन के लिए। चौधरी असलम की जहाँ तक बात की, देखें चौधरी असलम वो एक दिलेर आदमी था, दिलेर पुलिस अफसर था और हमने उसके साथ बहुत काम किया है। कराची ऑपरेशन का जो टास्क था वो चौधरी असलम को ही दिया गया था, क्योंकि चौधरी असलम ने ही वहाँ पे काफ़ी ऑपरेशन किए हैं लियारी में, और उसकी स्पेशलिटी रही है, वहाँ पे थानों में भी वो तैनाती उनकी रही है। तो इसीलिए टास्क उनको दिया गया था, क्योंकि हर पुलिस का जवान जो है वो लियारी के अंदर नहीं जा सकता। आप ये समझें कि लियारी में की गलियाँ अगर आप देखें तो बहुत पतली है, पुलिस की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, मोटरसाइकिलें और साइकिलों तक वहाँ तक आपकी अप्रोच हो सकती है अंदर तक। लेकिन जहाँ ये गैंगस्टर या गैंग वॉर के लोग रहते हैं वो इतनी तंग गलियाँ हैं कि, और दूसरा वहाँ की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए रास्ता है, तो वहाँ पे रेड करना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए सिलेक्ट किया गया था चौधरी असलम की टीम को कि वो इन तमाम ऑपरेशन को मॉनिटर करे और ख़ुद अंदर लड़े। और फिर लाइव कवरेज में भी आपने देखा कि उन्हीं की टीम थी जो वहाँ पे लड़ रही थी, जबकि मुतलका जो थाने हैं लियारी के अंदर वो 4 से 5 थाने हैं जो कि उनको दूर रखा गया था, वो सिर्फ सिक्योरिटी के समझे तौर पे वहाँ पे थे। लेकिन चौधरी असलम का करैक्टर इसमें यह है कि रहमान को गिरफ़्तार करने में भी पहली मरतबा जब गिरफ़्तार किया गया तो चौधरी असलम ने उसको गिरफ़्तार किया, और दूसरा जो इनकाउंटर हुआ रहमान का वो भी चौधरी असलम की ही टीम ने किया, जो कि नेशनल हाईवे पे लिंक रोड पे किया गया था। चौधरी असलम का जब खुद भी मर्डर हुआ, उसके पीछे क्या कहानी है चौधरी असलम के मर्डर के पीछे? चौधरी असलम शहीद का जो अटैक हुआ था उन पे, वो तो डिस्क्लोज हो गया था कि वो तहरीक तालिबान ने किया था, और क्योंकि टीटीपी के ख़िलाफ़ भी उन्होंने शायद लियारी में इतने ऑपरेशन नहीं किए थे जितने टीटीपी के ख़िलाफ़ जो है उनका करैक्टर, उनकी टीम का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा उन्होंने अटैक किए तालिबान पे, और तालिबान ने उन पे भी बहुत अटैक किए। सबसे पहला अटैक तो उनके ऑफिस में किया जो सिविल लाइन में था, जो कि एक ट्रक पूरा बारूद से भरा टकराया गया था पीआईडीसी पे, अगर आपको याद हो तो पूरी बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई थी। दूसरा अटैक चौधरी असलम के घर पे किया गया, जो कि डिफेंस में क्लिफ्टन पे था, सीवीयू के पास, वहाँ पे किया गया, जो कि उनका पूरा घर तबाह हो गया था। फिर उसके बाद वो आजकल घर जो है वो एक मिनिस्टर ने ख़रीदा हुआ उनके पास है। तीसरा अटैक उनकी जो गाड़ी थी, जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे गार्डन हेडक्वार्टर, तो लियारी जो कॉजवे है वहाँ पे एक्सप्रेस वे, वहाँ पे उनकी गाड़ी से टकराया गया, और वो लोग भी गिरफ्तार हो गए थे, और वो उन्होंने ऑन भी किया था जिन्होंने अटैक किया था। लियारी गैंग वॉर से उसका ताल्लुक नहीं है। कमिंग बैक टू खानानी ब्रदर्स नाउ, कौन थे ये दोनों भाई, क्या कर रहे थे? खानानी एंड कालिया की आप बात कर रहे हैं। देखिए, खानानी और कालिया की एक दुश्मनी होती है किसी बहुत बड़े आदमी से, ठीक है, कुछ पैसों के लेन देन होता है, वो पैसे नहीं दिए जाते, वो पैसे नहीं लिए जाते। उसके बाद जो है वो जब वो पार्टी इक़्तिदार में आती है, और इक़्तिदार में आने के बाद उस वक्त के होम मिनिस्टर जो इस दुनिया में नहीं है वफाक के, वो इस तमाम इनकी खानानी एंड कालिया के जितनी भी फ्रेंचाइजेज़ और जितने भी ऑफिसेज थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तमाम की तमाम चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। ये इस चीज़ का लुब्बे-लबाब है। एंड देन वो अपने फेक करेंसी के केस में किस तरह आगे बढ़े?
देखिए फेक का पूरा एक चैप्टर है लाइफ का। वो देखिए वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो इनकी अपने इश्यूज पर है, जो मनी चेंजर थे, क्योंकि ये उस ज़माने में फेमस थे जब हर पासपोर्ट पे आप करेंसी निकलवाते थे एयर टिकट पे, चाहे उम्रे का हो चाहे हज का हो। फिर हवाला हुंडी का काम बहुत चल रहा होता था और वो होता ही मनी चेंजर के थ्रू था। तो ये उस वक्त की बात है। तो ये एक बिग शॉट्स हुआ करते थे और पाकिस्तान में इनकी जो है 100 के करीब जो है वो थी ऑफिसेज बने हुए थे। लेकिन फिर जाहिर बात है इनकी, मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ मैटर, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं, कुछ पैसे ऐसे भी आए जो यूज़ हुए दहशतगर्दी के वाक़यात में स्टेट के ख़िलाफ़। तो फिर वो एक ऑपरेशन ज़रूरी था। देखिए कुछ डिपार्टमेंट पाकिस्तान के हर मुल्क के ऐसे होते हैं जो आप चाहे फ़ोन पे किसी लड़की से बात करें, चाहे आप छोटी मोटी हेरा फेरी करें, वो आपको कोई टच नहीं करेंगे जानने के बावजूद भी। लेकिन जब आप एंटी स्टेट कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आपको चेक किया जाता है, वहाँ पे आपको स्टॉप किया जाता है। एक और दिमाग में टॉपिक है, अब आई डोंट नो कि आप उस पर बात कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बात करें। डी गैंग की कितनी इन्वॉल्वमेंट है अब कराची में? वो आपके लिए रेलिवेंट सवाल है ये, क्यों? आपके पॉडकास्ट के लिए। क्यों? मेरी पॉडकास्ट का कंपनी के बारे में आपके लिए नॉलेज इतनी यूज़फुल नहीं होगी। मेरे पास तो पूरी मालूमात है, लेकिन आपके लिए इतनी यूज़फुल नहीं होगी जितनी के एंटी स्टेट लोगों के लिए यूज़फुल होगी। समझ रहे ना? तो वो उनके कई लोग आपके सामने से गुजर के आप में रहते हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। बट फिर मेरे मुंह से अल्फाज निकलने वाले दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है और वो मैं चाहूँगा नहीं कभी। आप पॉडकास्ट के बाद मुझसे जितना पूछना चाहे पूछ लें, मैं आपको पूरी डिटेल 1 to all बता दूंगा, जो चीज़ आपको चाहिए। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि इज ही अलाइव राइट नाउ? यस। उन लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। वो बार बार तमाम मीडिया वालों से पूछते हैं फ़ोन कर करके वहाँ से, हाँ, कि वो दाऊद साहब जो हैं ज़िंदा हैं नहीं हैं। बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, वो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने कई कराची के साफ़ियों को फ़ोन कर करके वहाँ से पूछा कौन से हॉस्पिटल में है, क्या है, और लोग फ़खरिया सहाफ़ी बता रहे थे। तो उनको ये पागल हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ सब चीज़ें चेक एंड बैलेंस है। भाई ये भी मुल्क है ना यार। बट अगर आप रहते हैं, इतनी रिस्पेक्ट इस मुल्क की नहीं करते, इस मुल्क की एजेंसीज की नहीं करते, लेकिन ये भी एक मुल्क है ना, यहाँ पे भी तो चेक एंड बैलेंस है ना। जब एक पड़ोसी मुल्क को ही पता है कि फला आदमी दानिश बीमार है, तो यहाँ वालों को नहीं पता कि दानिश के बारे में कौन पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो क्यूरियोसिटी होती है, ख़ास तौर पे कराची में रहने वाले लोगों को, ज़्यादा टीनेज लोगों को जिन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं और जिन्होंने सारी चीज़ें कर रखी हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में। बिकॉज आप इंडिया में देखते हैं, जब आप पॉडकास्ट वगैरह में बात होती है तो पता चलता है कि अच्छा इनको तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास है कि वो रहता भी कहाँ है, वो ये है, आपसे ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपकी वही गलत सब कुछ है। थिंकिंग है, आपके नहीं। देखें, डिपेंड करता है कि डोमेन किसका है। जो वहाँ की एजेंसी है रॉ, वो मालूमात हासिल करके अपने रिपोर्टर को देती है। अभी मुझे कोई रॉ का बंदा फ़ोन करेगा तो क्या तारुफ कराएगा अपना? तो वो मेरी ही फील्ड के बंदे से राब्ता करके कहेगा कि इससे राब्ता करो। जाहिर, वो मालूमात उनको देते हैं, उनके पास कख भी मालूमात नहीं है। वो तो अभी तो बिश्नोई को दाऊद इब्राहिम के बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बाप भी नहीं ला सकता उसको। तो अगर वो उसके बराबर लाना चाह रहे हैं दाऊद इब्राहिम के, तो बिश्नोई को बाहर निकाले ना, जेल में क्यों सिक्योरिटी दे रहे हो? भाई बाहर निकाले उसको, उस पर कोई इतने केसेस थोड़ी हैं, और जेल के अंदर भी उसको 3 लेयर सिक्योरिटी दी हुई है। अगर दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में नहीं है, दाऊद इब्राहिम की पावर ख़त्म हो गई है, अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का खौफ नहीं है, तो भाई आप बिश्नोई को बाहर निकाल देना जेल से। क्यों नहीं निकाल रहे? आपको एक हिंदू गैंगस्टर चाहिए, और वो कभी बनेगा नहीं, बनने नहीं देंगे उसको। अगर वो, उसकी तो आप शक्ल ये भी देखे ना कैसी हो गई। जब वो पहले उसको फेमस कर रहे थे तो उसकी टोर ही अलग थी, अब वो जेल आते हुए डरता है। बिश्नोई पे प्रोग्राम करें ना आप, बोले आप हिंदू गैंगस्टर क्यों बनाना चाह रहे हैं, ताकि आपका इंडस्ट्रीज में दाऊद इब्राहिम का खौफ ख़त्म हो जाए।
हिंदू गैंगस्टर का खौफ हो, और ये कभी हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? कभी भी नहीं हो सकता। जितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर दाऊद भाई निकलवा लें तो ये ऐसी बैठ जाएगी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से ही बुरा हाल हो जाएगा उसकी इंडस्ट्री। उनके पास पैसा थोड़ी है इंडस्ट्री में लगाने के लिए। जो टके का आर्टिस्ट नहीं है, वो करोड़ों रुपए कौन दे रहा है उसको? अभी तक इतनी इन्वेस्टमेंट है वहां पे? बिल्कुल है। असल चीज है कि उसको डिक्लेयर करना है कि अब ये अंडरवर्ल्ड का किंग जो है वो बिश्नोई है। तभी वो बाबा सिद्दीकी वगैरह का इनकाउंटर वगैरह सारी चीजें हुई हैं। बाबा सिद्दीकी को इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने ओन किया है। बाबा सिद्दीकी को रॉ ने मारा है, इन्होंने ओन किया सिर्फ। और रॉ ने मार के इनको दिया। मारता तो कोई भी ना, ऑन करवा ले, क्या है? जेल में बैठे होते हैं लोग, बाहर देखते टीवी पे कि फला जगह मर्डर हो गया, कहते हैं साडा ही काम है। और जितने मुजरिम होते हैं कहते हैं यार इसकी देखो जेल में रहते भी इतनी बात है। तो ऑन काम करने वाले कर गए, ऑन कोई भी करे। बट आपको लगता है कि अगर कभी ये न्यूज़ आई कि दाऊद इब्राहिम का इंतकाल हो गया तो वहाँ से लॉरेंस बिश्नोई का राइजिंग होगा? कोशिश उनकी यही है और वो इंतज़ार भी इसी चीज़ का कर रहे हैं। लेकिन देखें जो एम होता है ना, एम फर्द वाहिद के ऊपर बैच नहीं होता। एक बंदा जाता है, किसी के मरने से काम नहीं रुकता। एक घर एक आदमी चला रहा होता है, वो मर जाता है तो उसका बेटा चलाता है, वो मर जाता है तो उसका बेटा चलाता है। जो मकसद होता है ना वो एक चलता है। किसी के जिंदा रहने से, किसी के बीमार होने से, किसी के मरने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो ये गलत सोच है कि भाई मरने का वेट क्या होता है। अभी ऐलान करें ना, मरने का वेट क्या है? आप देखिए कितना हाईलाइट किया जाता है उसकी खबरों को, ऐसे कपड़े पहनता है। अब वो कोई फिल्म स्टार है, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं यार, गैंगस्टर है वो, गैंगस्टर है ना, उसको प्रमोट आप कर रहे हैं। काफी मूवीज बन चुकी हैं उसमें। वो नाकाम कोशिश है मैं समझता हूँ इंडिया की। आपको लगता है कभी एक हिंदू गैंग उभर के नहीं आएगा सामने? कभी भी नहीं आए। इतना दबदबा अभी भी लगता है, किस रीजंस पे कह सकते हैं आप? तो चलें बॉलीवुड इंडस्ट्री तो एक बात है कि आप कर सकते हैं, राइट, और भी तो कोई रीजंस हैं। देखिए ये लड़ना झगड़ना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो थिंकिंग पावर भी हर परवरदिगार ने कुछ खास लोगों में ये बिल्टन की हुई है। ये कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, कभी आज तक सुना है? हिस्ट्री देखे ना इंडिया की यार, जो सुल्तान मिर्जा फिल्म बनाई थी हाजी मस्तान पे, वो देख लें। इसके अलावा देखें इंडिया में 12 अंडरवर्ल्ड के गुजरे, 9 मुसलमान हैं। तो आज तक तो बना नहीं। जब इंडिया में एक गैंग्स थे तो वहां पे हिंदू मुस्लिम का इतना मसला था नहीं जब हाजी मस्तान के टाइम पे, राइट? गैंग से हिंदू मुस्लिम का ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये क्लियर कर लें आप। हाँ, लेकिन अब ये लोग ये चाह रहे हैं, अब ये डिवाइड चाह रहे हैं, राइट? अब ये डिवाइड चाह रहे हैं कि हिंदू गैंग, क्योंकि डी कंपनी में आई एम श्योर बहुत सारे हिंदू लोग भी थे उस टाइम पे। छोटा राजन कौन है? हाँ, छोटा राजन सिर्फ वो है, ये सिर्फ मीडिया के थ्रू मालूमात हासिल करने के लिए पूछते हैं लोगों से, फला बता दो घर किधर है, ये बता दें, फलाना बता दें। कोशिश करी है इन्होंने 1-2 दफ़ा अटैक करने की, किए भी हैं अटैक। अपने पूरे क्राइम के करियर में कभी ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपने सोचा हो कि आज ये किससे मिल लिया मैं आज? नहीं, ऐसा नहीं। रोज़ाना की डेली बेसिस पे ये होता था कि जो उस वक्त का बड़ा कोई होता था बंदा, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे पुलिस अफसर हो, या जो भी हो, तो एक ख्वाहिश होती थी यार कि उससे मिलें। चौधरी असलम साहब से क्योंकि मेरी दोस्ती थी, जब पहली दफ़ा उनसे मिला तो बड़ा वो हुआ था कि यार मैं इनसे मिलूं, मुलाकात हो मेरी। तो इसी तरह रहमान से मेरी मुलाकात जब हुई थी किसी दोस्त के रेफरेंस से, या बहुत सारे नाम हैं जो भी आपने पॉडकास्ट में लिए, इन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं बहुत 1-2 मुलाकातों में तो बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में था कि यार मैं मिलूं ना मिलूं, सोचता रहा, पूरी रात जागता रहा। मेरा टाइम भी 2 बजे मिलने का था उनसे, तो मैं एक दिन रात पहले से जाग रहा था। किससे? ये कौन सी मुलाकात? तो ये एक मुलाकात थी यहीं डिफेंस में, किसी से मिलना था मुझे कहा गया था कि यार आपसे मुलाकात करनी है किसी इशू पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस पूरी रात जो है मैंने कई लोगों को, दोस्तों को फ़ोन करके
कोड वर्ड में पूछा कि यार मैं फ़लाँ एक शख्स है उससे मिलने जा रहा हूँ, मिलूँ ना मिलूँ, क्या करूँ, कोई बुरा तो नहीं होगा मेरे साथ, मैं फंस तो नहीं जाऊँगा, मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह है। तो ये होता था अक्सर, लेकिन ये कि एक मुलाकात में ज़्यादा हुआ। मैंने अमूमन ये होता था कि यार मैं पूछता था कि यार दानिश साहब मैं फ़लाँ से मिलने जा रहा हूँ, यार क्या बोलूँ उससे, क्या बात करूँ, क्या बात करेगा, क्यों बुला रहा है मुझे। अक्सर लोग बुलाते भी थे, क्योंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट लोग कुछ पूछने के लिए भी बुलाते थे। कुछ जैसे अभी इंडिया वालों को तजस्सुस लगा हुआ है दाऊद भाई का, तो ये पूछ रहे हैं ना सबसे इधर उधर से कि किसी तरह इनके पास जो है वो चीज़ें इकट्ठी हो जाए। लेकिन ये बेसिकली लड़ाई दो उसकी है, मुल्कों की है। तो ये होता है, ये इंसानी साइकी है, नेचर है कि जब आप किसी बड़े से मिलने जा रहे होते हैं, किसी हाई प्रोफाइल से मिलने जा रहे होते हैं, तो फिर आपको ये, और पहले से जिस मीटिंग का आपको पता हो, तो फिर बड़ा आप सस्पेंस में होते हैं और थोड़ा परेशान भी होते हैं। तो मीटिंग आपकी गई कैसी? अच्छी की नॉर्मली ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब जो मैं जिस पैमाने पे मैं परेशान था, उसे 0.0% भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये है, जाहिर बात है, अभी किसी को कोई वजीर आजम बुला ले छोटे आदमी को, तो वो तो सारी रात नहीं सो पाएगा। तो ये होता है। कराची में लोगों को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? कराची में तो ख्याल रखने की बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इंसान अपने घर का ख्याल करे कि अपना घर किस सिमत में जा रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल का ख्याल रखें, सेल फोन का, उनको वो यूज़ ना करने दें। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आपका विद इन 6 मंथ ठीक हो जाएगा कराची। इतनी उससे कैसे कह सकते हैं आप देख लीजिएगा, 6 महीने बाद हम दोबारा बैठेंगे पॉडकास्ट में, तो आप ये रेफरेंस क्लिप लगा दीजिए। 3 महीने में आपको असरात आना शुरू हो जाएंगे, विद इन 3 मंथ्स। कोई नया प्रोजेक्ट अब शुरू नहीं होगा, ये सारे प्रोजेक्ट खत्म होंगे, डंडे के जोर पे कंप्लीट होंगे। एक बहुत बड़ी हाई अथॉरिटी ने ये 4 महीने का टाइम दे दिया है कि 4 महीने में सिंध गवर्नमेंट को ये तमाम चीज़ें बाय हुक एंड बाय क्रुक कंप्लीट करके देनी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। अब वो जैसे भी, अगर नहीं हुआ तो उसके रिपरकशंस क्या होंगे? नहीं हुआ तो जिसने कहा है वो और जिसको कहा है वो दोनों समझते हैं एक दूसरे को कि उसके बाद क्या होगा। 6 महीने में कराची का नक्शा आपको चेंज नजर। ये वही लोग हैं जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, जो आप समझ रहे हो, सब लोग समझ रहे हैं, वही लोग। CM सिंह साहब को बुला के कह दिया गया है कि 4 महीने हैं आपके पास। इतनी अब कराची के ऊपर इतना लोग क्यों इतना गौर व फिक्र कर रहे हैं? वैसे मतलब पहली बार मैंने सुना है कि डेडलाइन दी गई है किसी CM को कि 4 महीने हैं आपके पास। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो चुका है। मतलब एक वक्त होता है लड़ने का, आप जोशो खरोश से लड़ रहे होते हैं। एक वक्त होता है कि आप घुटनों के बल बैठ जाते हैं कि यार अब आंखें बंद कर लेते हैं खरगोश की तरह कि भाई मार दो। तो अभी सिचुएशन और पोजीशन आपकी ये है कि आप थक गए। आपकी सोच जो है ना, ये एक बहुत गहरा जुमला है कि आपकी जो थिंकिंग पावर है ना, वो ख़त्म कर दी गई है, प्री प्लान। जैसे आपने कहा ना यार मुजाहरा करके क्या करेंगे, इसे कहते हैं कि आपकी थिंकिंग पावर नहीं है। आप आगे बढ़ने के लिए आप नहीं सोचते, आप इंडिविजुअली सोचते। तो ये एक छोटा मैटर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। आप किसी कौम को खत्म करना ना, तो उसकी आप थिंकिंग पावर खत्म कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक माँ बाप होते हैं ना, बच्चे से कहते हैं यार तू यहाँ महल्ले में या रिश्तेदारों के बच्चों में नहीं खेला करो, तुमने यहाँ रहना ही नहीं है, तुमने तो बाहर जाना है। उसका माइंड बिल्ड कर रहे होते हैं कि यार मैंने बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना। और जब वो नहीं जा सकता तो वो साइको हो जाता है। तो इस वक्त कौम साइको हो चुकी है। आई थिंक इट्स अ रैप। जिले भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आपके आने से फ़ायदा ये हुआ है कि एक नया पर्सपेक्टिव है थिंकिंग को लेके। जो चीज़ मैंने उस पॉडकास्ट के लिए सोची थी, जो डिस्कशंस में करनी थी, उस पर आपने हाथ हल्का ही रखा। जिले भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह जो है वो हम आगे भी कनेक्ट होंगे और आपको तंग करते रहेंगे इंशाल्लाह।